हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बना मान्यवर सिर्फ 10,000 रुपए से 31,700 करोड़ का ब्रांड। Vedant Fashion has a pan-India presence with over 640 stores. मान्यवर साल में 1300 करोड़ रुपए के इंडियन वेयर बेचता है, मतलब हर घंटे लगभग 35 लाख का माल बेचता है। तो आज हम वो 5 माइलस्टोन्स जानेंगे जिसके कारण और जिन डिसीजंस के कारण मान्यवर इतना बड़ा बन पाया। तो अगर आप एक बिजनेस स्टूडेंट हैं, अगर आपको मान्यवर के केस स्टडी में इंटरेस्ट है या इन जनरल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस केस स्टडी को अंत तक देखिए ताकि आपको मान्यवर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि वो कैसे बढ़ा। माइलस्टोन नंबर 1, रवि मोदी ने अपनी मम्मी से 10,000 रुपए लिए और मान्यवर स्टार्ट किया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये समझने के लिए हमें रवि मोदी के बारे में समझना पड़ेगा। रवि मोदी मान्यवर के फाउंडर, बट उनके धंधे की शुरुआत वहां से नहीं हुई थी। उनके धंधे की शुरुआत हुई थी जब वो 13 साल के थे। उनके पापा की कोलकाता के बहुत फेमस एसी मार्केट में कपड़ों की दुकान हुआ करती थी, जहां वो शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स वगैरह वगैरह बेचते थे। 13 साल की उम्र में वो अपने पापा के दुकान में बैठा करते थे और कपड़े बेचा करते थे, और ये सब करने में उन्हें बहुत मजा आता था। Every customer would offer 10% discount. I couldn't relate with that. As a kid only I challenged them that let me deal that customer. I sold him around 4 garments, 3,000 rupee billing. That time it was quite big. And I was enjoying this much more than anything else. और यही सब वो अपने स्टाफ को ही बताते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश कीजिए, और ये सब से उन्हें बहुत इंटरेस्ट आने लगा धंधे में। बट एक चीज उन्हें खल रही थी, उन्हें ये पता चल गया था कि मार्केट में कोई भी मेंस फैशन पे फोकस नहीं कर रहा है। कोई भी ऐसा इंडियन वेयर ब्रांड नहीं है जो मेंस फैशन पे फोकस कर रहा है, जो कुर्ते पैजामा, शेरवानी और ये सब बेच रहा है। और ये उन्हें बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लग रही थी। जब भी वो अपने पापा के पास ये जाके बोलते कि मेरे को ये सब भी बेचना है, तब उनके पापा कुछ ना कुछ करके मना कर देते। तब एक बार क्या हुआ, 1996 में उनके पापा तीर्थ यात्रा में गए और ये देख के उन्होंने 100 कुर्ते पैजामा ऑर्डर कर लिया। जब उनके पापा वापस आए तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे, बोले कि यार तुम मेरे पीठ पीछे ये सब क्यों ऑर्डर कर रहे हो। बट उनका गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो गया जब उन्होंने देखा कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने 100 में से 80 बेच दिए थे। तब उनको समझ में आ गया था रवि मोदी को कि इस मार्केट में भी नीड है। फिर वो कुछ ना कुछ करके और एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। तो एक बार फिर उन्होंने पापा से बोला, बट इस बार भी पापा ने मना कर दिया। जब अगली बार फिर से उनके पापा बाहर गए तो उन्होंने इंडियन वेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 20,000 रुपए निकाल लिए। जब उनके पापा वापस आए तो इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कहने लगे कि तू मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। इवन उन्होंने सुसाइड का नाम ले लिया, और ये सब सोच के उन्हें बहुत ज्यादा खराब लगा। और इस कारण से उन्होंने बोला कि कल से मैं दुकान में नहीं आऊंगा, और अपनी मम्मी के पास गए, बोले मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। और ये लेकर उन्होंने एक एम्प्लॉय से मान्यवर को स्टार्ट किया। शुरुआती जर्नी कुछ ऐसी थी कि वो 200 रुपए में कुर्ता पैजामा बनाते थे और ये सब छोटे छोटे दुकानों को बेच दिया करते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, जब भी वो इन दुकानों को बेचते तो जो कैश था वो बहुत बाद में आया करता था, 1-1.5 महीने बाद। लेकिन उनको अपने खर्चे भी चलाने थे दुकान के। तो उन्होंने क्या किया, 20% ऑफ द माल विशाल मेगा मार्ट को बेचना चालू कर दिया 10 रुपए के लॉस में। अगर 200 का बनाते थे तो 190 रुपए में वो विशाल मेगा मार्ट को बेचना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि विशाल मेगा मार्ट डे 1 पे उन्हें कैश दे दिया करता था, और इससे उन्हें अपने धंधे के एक्सपेंसेस को मैनेज करने में बहुत आसानी होती थी। तो ऐसे करके उन्होंने 20% माल विशाल मेगा मार्ट और बाकी 80% छोटे छोटे दुकानों को हाई मार्जिन में देना स्टार्ट कर दिया, और ऐसा करके उनका धंधा चल पड़ा। बाय द वे, मान्यवर के नाम की भी एक कहानी है। उनके पापा द्वारा इतने गलत तरीके से उनसे जब बात किया तो उन्हें वो बात बहुत ज्यादा चुभ गई थी, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोस पहुंची थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लूंगा, सेल्फ रिस्पेक्ट इक्वल टू मान्यवर, और इसीलिए उन्होंने मान्यवर का नाम रखा। और ऐसे करके उनका बिजनेस चलता रहा। 1999 से 2005-6 तक वो ये काम करते रहे, और 2005-6 के एंड तक वो लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स को भी बेचना चालू कर दिए। लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स मतलब जो बहुत सारे ब्रांड्स को बेचते हैं, जैसे फ्यूचर ग्रुप, शॉपर्स स्टॉप, वेस्ट साइड वगैरह वगैरह। और 2005-6 तक उनका बिजनेस 25 से 30 करोड़ का रेवेन्यू कमाने लगा था। माइलस्टोन नंबर 2, रवि मोदी ने लार्ज फॉर्मेट स्टोर और छोटे मोटे दुकानों को अपना माल बेचने के बजाय अपना खुद का ओन ब्रांडेड स्टोर खोलने का डिसीजन लिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, आइए देखते हैं। 1999 से 2005-6 तक जो भी वो माल बेचते थे, लार्ज फॉर्मेट स्टोर, शॉपर्स स्टॉप, वेस्ट साइड वगैरह वगैरह को, उन्हें कोई भी डेटा नहीं मिलता था। उन्हें नहीं पता था कि कस्टमर कौन है, वो किस लिए खरीद रहा है, वो कितने में खरीद रहा है, वो कब कब खरीद रहा है, और ये सब डेटा का उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। और ये बात उन्हें बहुत खल रही थी
जिसके कारण वो अपना प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और ये सब देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि मैं तो 9 साल 13 से लेके 22 उम्र तक अपने पापा के साथ बैठा और काम किया, तो उन्हें समझ में आ गया था कि कस्टमर के पास रहना बहुत जरूरी है। और ये सब स्टोर्स में अपना माल पहुंचाने से वो कस्टमर के पास नहीं थे। और ये सोच के उन्होंने सोचा कि मैं अब खुद के ब्रांडेड स्टोर्स खोलूंगा, जहां मैं खुद का इन्वेस्टमेंट करूंगा, खुद के लोग बिठाऊंगा। और इन टाइप ऑफ स्टोर्स को बोलते हैं कोको स्टोर्स, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। तो ये बोल के उन्होंने 2008 में भुवनेश्वर में अपनी पहली स्टोर खोली और अगले ही साल वो 12 स्टोर्स और खोल दिए। 2010 में उन्होंने अपने 100वें ओन ब्रांडेड स्टोर्स का उद्घाटन किया और 2012 में 200वें स्टोर्स का उद्घाटन किया। अब यहां से चीजें बदलनी चालू हो गई। जब वो ओन ब्रांडेड स्टोर्स खोलने लगे तो उनके पास इतना डेटा आने लगा कि वो हर पिन कोड, हर जिप कोड में 94% एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि क्या चीजें बिकेगी। उन्होंने बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जिससे बिना माल को बनाए वो समझ पाते थे कि कौन सा डिजाइन चलेगा और कौन सा डिजाइन नहीं चलेगा। इसीलिए वो पहले डिजाइन समझते और उसके बाद उस डिजाइन को मैन्युफैक्चर कराते थे, जबकि उनके सारे कॉम्पिटिटर्स कंप्लीटली उल्टा करते थे। फ्रेंचाइजी स्टोर्स और कंपनी को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था, जिसका नाम जेनेसिस था। ये हर स्टोर के डेटा को एनालाइज करके बताता था किस क्लॉथ का कितना रिक्वायरमेंट है किस स्टोर में, और इस तरीके से वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड था। उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत नहीं था। कोई भी बैठ के ये नहीं बता रहा था कि आप इस स्टोर में इतने कुर्ते लाइए, इस स्टोर में इतने शेरवानी लाइए। और इसके कारण जो उनका वेस्टेज है वो सिर्फ 3% पे आ गया था। ये उस समय इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर था। मतलब उनका माल कभी भी खराब नहीं जाता था, जो भी वो डिजाइन लाते थे वो सब बिक जाता था। और ये सब सोच के उन्हें लगा कि उन्होंने क्रैक कर लिया है। माइलस्टोन नंबर 3, रवि मोदी ने सारे स्टोर्स को कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड से हटाकर फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड फोफो मॉडल में कर दिया था 2016 तक। उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब वो 2008 में ओन ब्रांडेड स्टोर्स खोलना चालू किया उन्होंने, तब उनको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उन्हें दिखा कि इसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, करोड़ों लग जा रहे हैं एक स्टोर को खोलने के लिए, फिर उतना ही ज्यादा हायरिंग करो और उतना ही ज्यादा लोगों को भी मैनेज करो। बात 5 या 10 स्टोर्स तक तो ठीक थी, लेकिन जहां बात 100, 200, 300 स्टोर्स की बात आ रही थी तो ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो रहा था। बहुत ज्यादा इसमें पैसा, बहुत ज्यादा इसमें समय, बहुत ज्यादा इसमें सिरदर्द हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसे बॉस तो हम बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने फ्रेंचाइजी देना चालू कर दिया। फ्रेंचाइजी देने का मतलब क्या है कि वो अपना ब्रांड, पूरे इन्वेंट्री और क्या चीज बिकेगी, कैसे बिकेगी, कितनी बिकेगी, वो सब इंसाइट लाने का जिम्मा और अपने डिजाइन्स देंगे। पैसा कोई और लगाएगा और मैनेज उसे कोई और करेगा। और जैसे ही उन्होंने ये किया, वो बहुत तेजी से बढ़ना चालू कर दिया उन्होंने। और ये उनके लिए और उनके फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। फ्रेंचाइजीज 1.5 से 2 साल में अपना पैसा भी निकाल लेते थे और उनके धंधे में भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा होने लग गया। उनके ग्रॉस मार्जिन्स 66 to 67% हुआ करते हैं। इसका मतलब कि अगर वो कोई चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं तो उनको बनाने का खर्चा सिर्फ 33 रुपए आ रहा है। उनका एबिटा मार्जिन भी, एबिटा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ये भी 50% होने लग गया। और पैट विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे खर्चे, सारा डेप्रिसिएशन, सब कुछ हटा के वो 30% कमा रहे थे। ये बहुत अच्छे नंबर्स है इस इंडस्ट्री में। कंपेयर करने के लिए आप देखिए, आदित्य बिरला फैशन का पैट -1.5% है। ट्रेंट बोल के एक कंपनी है, उसका पैट 0.8% है। गो कलर्स, आपने गो कलर्स का कहीं ना कहीं ब्रांडेड स्टोर्स देखा ही होगा, उसका 8.9% है। वेरएस वेदांत फैशंस का 30.3% पैट है। तो क्लियरली ये स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। माइलस्टोन नंबर 4, तो कैसे मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी की मदद से मान्यवर 0 से 1300 करोड़ रुपए रेवेन्यू का ब्रांड बन पाया? आइए देखते हैं। तो मान्यवर में 2023 में करीब 1350 करोड़ का रेवेन्यू किया और उसके लिए उन्होंने सिर्फ 8 करोड़ रुपीस का एडवर्टाइजमेंट किया। मतलब 20 रुपए रेवेन्यू कमाने के लिए उन्होंने सिर्फ 1 रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। तो इंटरेस्टिंगली मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया कि उन्होंने कौन से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज का यूज किया। तो ऐसा करने के लिए मैंने करीब उनके 50 से 60 एड्स को स्टडी किया। तो मुझे 2 चीज समझ में आई, वो इमोशंस वाले एड्स बनाते हैं
दूसरा, वो कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी हस्ती को लेते हैं जिसमें मास अपील हो। तो आइए समझते हैं उनके एड्स कैसे इवॉल्व हुए, वो किस प्रकार के एड्स बनाते थे और उनके पीछे की रीजनिंग क्या थी। शुरुआत की जो 9 एड्स मैंने देखे उनके, उसमें से पहले 2 मैरिज या शादी रिलेटेड थे। क्योंकि शादी इतना बड़ा फंक्शन है इंडिया में, तो जायज सी बात है जब भी आप और इमोशंस को क्लब करेंगे तो चीजें क्लिक होंगी, और इसीलिए उनके पहले 2 एड शादी रिलेटेड थे। बाकी के जो 6-7 एड्स थे वो सारे के सारे दूसरे फंक्शंस रिलेटेड थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि लोग उन्हें सिर्फ शादी के लिए नहीं जाने बट सारे फंक्शंस के लिए जाने। तो इसलिए जो नेक्स्ट 7 एड्स हैं उसमें उनका मेन जो टैगलाइन था वो था कुर्ता फॉर एवरी ओकेजन, और इस तरीके से उन्होंने पहले 9 एड शूट किए। दूसरा जो उनके एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में चेंज आया वो आया 2013 में। जैसे शादी एक बहुत बड़ा अपील होता है, वैसे ही क्रिकेट भी इंडिया में बहुत मास अपील गैदर करता है। तो इसीलिए उन्होंने 2013 में 3 आईपीएल टीम्स को स्पॉन्सर किया, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। और ऐसा करके वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। लेकिन उनकी असली कहानी बदली जब उन्होंने 2016 में विराट कोहली को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया। और जैसे ही उन्होंने विराट कोहली को चुना, नंबर्स ये कहते हैं कि उस सीजन में उनका सेल्स पिछले सीजन से 25 से 30% से ग्रो किया। इसका मतलब चीजें काम कर रही थी। और उसी साल उन्होंने मोहे भी लॉन्च किया। मोहे जो विमेन वेयर का उनका जो ब्रांड था वो उन्होंने लॉन्च किया। इसके बारे में और हम नेक्स्ट माइलस्टोन में जानेंगे, बट अभी के लिए उसके लिए उन्होंने अनुष्का शर्मा को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया। और उस समय विराट और अनुष्का डेट कर रहे थे ऐसा चर्चित था। और जब वो दोनों की शादी हुई तब ये बहुत ज्यादा एक सरियल मोमेंट रहा, जहां पर मान्यवर के जो ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली रहे और मोहे जो विमेन फैशन था उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी अनुष्का शर्मा। और इस तरीके से उन्होंने समझ लिया था कि सेलिब्रिटीज को लाकर वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए 2019 में उन्होंने 4 मेजर सेलिब्रिटीज को ऑन बोर्ड किया, कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन, जिसमें आलिया भट्ट बनी मोहे की ब्रांड एम्बेसडर। ये 4 को छोड़ के भी बहुत सारे डिजिटल कैंपेन्स के लिए उन्होंने और भी सेलिब्रिटीज को ऑन बोर्ड किया, जैसे यामी गौतम, राजकुमार राव, प्रिंस नरूला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मान्यवर समझ चुका था कि इमोशंस और सेलिब्रिटीज की मदद से वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है कि इंडिया के हर कोने में लोग मान्यवर को पहचाने। माइलस्टोन 5, रवि मोदी ने 4 नए सिस्टर ब्रांड्स क्यों लॉन्च किए? दैट इज मोहे, मेमाज, मंथन एंड त्वमेव। कोई भी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड सिर्फ एक रीजन से मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च करता है, दैट इज ग्रोथ। 1999 से 2016 तक रवि मोदी ने मेंस फैशन में पूरी पकड़ जमा ली। अब उन्हें ग्रो करना था और इसीलिए उन्होंने 2016 में मोहे लॉन्च करके विमेन कैटेगरी में भी घुसने का फैसला किया। उन्होंने 3 चीजें बेचने का फाइनल किया, दैट इज लहंगास, साड़ीज एंड गाउन्स। वो अभी क्या कर रहे हैं, मोहे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मान्यवर में रख रहे हैं। अगर कोई भी फैमिली आती है जहां पर मेंस फैशन के लिए मान्यवर को चूज कर रहे हैं और वहां से शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो चाहते थे कि उनकी जो विमेन है वो विमेन वेयर के लिए मोहे को सेलेक्ट करें, और इसे हम कहते हैं क्रॉस सेल। सिमिलर ऑडियंस को आप दूसरे प्रोडक्ट्स दे रहे हो थ्रू द सेम एक्सपीरियंस और सेम स्टोर्स। नेक्स्ट, उन्होंने नॉर्थ इंडियन मार्केट को तो पूरा कैप्चर कर लिया था, बट उन्हें था ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए वो सोचे मैं साउथ इंडिया भी जाना चाहता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने अपने एक कॉम्पिटिटर मेबाज, जो कि हैदराबाद बेस्ड ब्रांड था, उसको एक्वायर किया। मेबाज शुरुआत से ही साउथ इंडियन वेयर पे फोकस करता था, जैसे मान्यवर नॉर्थ इंडियन के कपड़ों और फेस्टिवल्स में डील करता था, और इसीलिए अपने कॉम्पिटिटर को एक्वायर करके उन्होंने अपने लिए एक नया मार्केट ही खोल दिया। और इस तरीके से मेबाज वॉज एबल टू एड ग्रोथ टू वेदांत फैशन। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी और ऑल्सो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, उन्होंने 2018 में मंथन को लॉन्च किया। अब मान्यवर के जो मेंस फैशन के प्राइस रेंज है वो 5,000 से लेके करीब 20,000 तक के हैं, बट उन्हें इतने साल काम करके समझ आ चुका था कि बहुत सारी जनता है जो इतना प्राइस भी अफोर्ड नहीं कर सकती है, और इसीलिए मार्केट को और बढ़ाने के लिए और ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए जो कभी मान्यवर में कभी शॉप नहीं करते थे, उन्होंने प्राइस को बहुत ड्रॉप कर दिया और 500 से लेके 2,000 तक के कुर्ते बेचना चालू कर दिया। और इसके लिए उन्होंने मंथन को लॉन्च किया। मंथन सिर्फ मेंस फैशन में डील करता है और कुर्ते पैजामा बेचता है, और उसका प्राइस पॉइंट कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इस तरीके से मंथन एक बहुत ही नया कस्टमर ऑडियंस ही खोल पाया जो मान्यवर में कभी शॉप ही नहीं करता था, और इस तरीके से वो वेदांत फैशन के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली 2019 में उन्होंने त्वमेव को लॉन्च किया। अब बहुत से ऐसे लोग हैं
जो 20,000 के ज्यादा के भी कुर्ते खरीदना चाहते हैं। वो मान्यवर में कभी शॉप नहीं करते थे। ये चीज उनको मार्केट रिसर्च से पता चल गई थी। अब उन्हें ये था कि मैं उन ऑडियंस को भी केटर करना चाहता हूँ। तो जो मान्यवर में मेंस फैशन है वो अगर 5 से 20,000 रेंज में वैरी करता है, तो वही त्वमेव में वो चीज 5,000 से चालू होके 60 से 70,000 तक भी जाती है। लगभग 4 से 5 गुना महंगा है त्वमेव मान्यवर से। सिमिलरली मोहे में अगर 10-15 हजार के आपको लहंगेज मिलते हैं, तो वही चीज आपको त्वमेव में कम से कम 60-70 हजार के लहंगाज मिलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने त्वमेव को लॉन्च किया ताकि वो प्रीमियम सेगमेंट को पकड़ पाए। और इस तरीके से ये चारों ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया। मेबास जो कि साउथ इंडिया मार्केट को टारगेट कर रहा है, मंथन लोअर प्राइस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, त्वमेव जो हायर प्राइस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, और मोहे जो विमेन वेयर को टारगेट कर रहा है। और इस तरीके से ये चारों ब्रांड कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट और ऑडियंस को केटर कर रहे हैं और वेदांत फैशन के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं।